हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन नए वीडियो के साथ 12वीं के लिए मैं बात करूंगा किरचॉफ के नियम। वास्तव में हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें किरचॉफ को किरकॉफ लिखा हुआ है और हम जो कहते हैं उसको किरचॉफ, KIRCHHOF, किरचॉफ, है ना। तो बात इस ऐसे है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए 12th का नया वीडियो, किरचॉफ के नियम कैसे हल करते हैं, कैसे उनको अपन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसकी सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखें प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। किरचॉफ के नियम लिखो तथा सिद्ध करो, है ना। किरचॉफ ऐसे लिखना है बच्चों, के नियम लिखो एवं सिद्ध करो, है ना, एवं सिद्ध करो। दोनों प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसके, प्लस तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन तो है ही सही। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, याद भी करना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया है, अब कैसे स्टार्ट करें तो सबसे बड़ी समस्या है स्टार्ट करने की। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, के किरचॉफ नाम था इनका, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है कि जटिल विद्युत परिपथ। अब आप जटिल विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, जैसे आपने टीवी देखी होगी, अपनी टीवी का पीछे का जो प्लेट होता है उसमें ये नहीं मालूम पड़ता है किधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और किधर से जा रही है, ठीक है ना। तो जटिल विद्युत परिपथों में क्या लिखेंगे, जटिल विद्युत परिपथों में, जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण, क्या लिखना बच्चों, जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण, क्या लिखा आपने, धारा वितरण को ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियमों का प्रतिपादन किया, 2 नियमों का प्रतिपादन किया। अब बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं, किरचॉफ के नियम क्यों पढ़ रहे हैं, जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण के लिए। यहां से यहां तक ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। किरचॉफ के नियम क्यों पढ़ते हैं, जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब प्रथम नियम को एक और बोलते हैं अपन, इसका नाम आवेश संरक्षण पर आधारित नियम, इंग्लिश में बोलेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लाइज डिपेंड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रथम नियम या आवेश संरक्षण पर आधारित नियम। दूसरा ऑब्जेक्टिव अपना बनता है कि प्रथम नियम किसके अनुकूल है, आवेश संरक्षण के अनुकूल है। क्या है कि विद्युत परिपथ की किसी भी, है ना बच्चों, संधि पर, ठीक है, देखो विद्युत परिपथ किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त
विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है। विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है बच्चों? अर्थात यहाँ लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 0। ये जो अपना नोटेशन है इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग वाला नोटेशन, है ना। आई बराबर 0 मतलब देखिए विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, इसको आई को विद्युत धारा बोलते हैं। ये बीजगणितीय योग का साइन है, कितना होता है? 0 होता है। अब आगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अंदर की ओर आने वाली, किधर की ओर? अंदर की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक, विद्युत धाराओं को कैसी? धनात्मक, तथा बाहर जाने वाली धाराओं को कैसी? ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे मेरे पास एक चित्र बनाता हूं मैं आपको, ये धाराएं सारी, ये देखिए अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है। ये जंक्शन प्लेस है, इसको बोलते हैं संधि स्थल, है ना। अब ये वो है, ये धारा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ठीक है ना, ये I4, ये I5, ठीक है। अगर अपन इस नियम के अनुसार देखेंगे, देखो I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू कितना बच्चों? 0। तो I1 प्लस I2 बराबर कितना? I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे स्पष्ट हो गया जो धारा है अंदर आ रही है प्लस बाहर जा रही, दोनों का किसी भी बिंदु पर योग किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। मतलब किसी भी स्थान पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का मान इक्वल होता है, चाहे 1 आ रही हो और 10 जा रही हो तो भी उस पर आवेश बिल्कुल 0 रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको नियम को अपन ने कौन सा नियम भी बोल दिया? आवेश संरक्षण पर आधारित नियम। अब अगला द्वितीय नियम, है ना। सेकेंड लॉ क्या है देखिए, द्वितीय प्रथम नियम की जगह क्या लिख देंगे? द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम कैसा है? अब देखिए, अब द्वितीय नियम को मैं कैसे बताऊंगा। यहाँ पर इसका जो अपन कहते हैं ये आवेश संरक्षण पर था, ये है ऊर्जा, क्या बोला मैं? ऊर्जा एवं विभव, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, संरक्षण पर आधारित नियम। तो इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरह से, आप अगर एक बार मेरे को ढंग से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव अपना क्या है? दूसरा नियम किसके अनुकूल है? ऊर्जा एवं विभव संरक्षण के आधारित, है ना। देखिए यहाँ पर आपको मैं इसका पहले मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूँ। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ई को क्या बोलेंगे यहाँ पर? ई क्या है? विद्युत वाहक बल। तो देखो, विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। फिर से देखें, विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जैसा बोला है, तो यहां लिखेंगे विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, किसका बच्चों? गुणनफलों का कौन सा योग? बीजगणितीय योग।
उसके अलग अलग, कौन से अलग अलग खंडों में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, ये अपना दूसरा नियम। देखो, विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। अब देखिए अपन ने ये लिख दिया अर्थात करके, अब इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए अपन को चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, सेल है। सेल के साथ ये मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों, रजिस्टेंस, है ना। इस सेल के कारण धारा इधर बहेगी I1, इसका रजिस्टेंस R1 है। फिर एक और सेल यहाँ जोड़ दिया, इस सेल के कारण धारा बहेगी I2, इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है, और ये इसका रजिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर मैं एक रजिस्टेंस और यहाँ जोड़ दूँ ऐसे, ठीक है। ये अपन R रजिस्टेंस है। यहाँ I1 धारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और यहाँ I इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2, ठीक है ना। अब इसका नाम दे दे A B C D E और F, ठीक है। अब अपन इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बंद परिपथ। क्या लिखा बच्चों, बंद परिपथ कौन सा है, ABCD में किरचॉफ के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से, के सेकंड नियम से। क्या है सेकंड नियम, हमने बोला था किसी भी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। तो देखो यहाँ धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना है, R1, फिर AB में तो है ये, CD में धारा कितनी है बच्चों, I2, प्रतिरोध कितना है, R2, इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दें, फर्स्ट। फिर पुनः बंद परिपथ कौन सा ले लें, CDEF में, किससे, किरचॉफ के दूसरे नियम से, कि कौन से नियम से, सेकंड नियम से। वापस अपन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ऊपर वाले को बिठा देते हैं। देखो कैसा आएगा, बोलो जल्दी से। यहाँ से अपन बात करेंगे तो हमारे पास अब आएगा, हैं, देखो यहाँ अपने पास धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है, R2, फिर धारा कितनी है, I, प्रतिरोध कितना है, R इज इक्वल टू कितना, E2। अब इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 व 2 को हल करके क्या कर सकते हैं अपन, किसका, I1 व I2 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। यही किसका नियम है, किरचॉफ के दोनों नियम है, ठीक है। तो हमारा आज का जो प्रश्न था वो है किरचॉफ के नियम लिखो तथा सिद्ध करो। अब आगे एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन भी है। तो व्हीटस्टोन है क्या, पहले तो ये प्रोफेसर साहब थे, नाम ही बड़ा अच्छा था। हमारे यहाँ तो इनका देखो स्पेलिंग बनती WHEAT, है ना, व्हीट स्टोन STON, है ना, ये ऐसा नाम है इनका। व्हीट है तो गेहूं, और स्टोन मतलब पत्थर होता है, गेहूं पत्थर। वास्तव में प्रोफेसर साहब हैं, व्हीटस्टोन है। इन्होंने क्या करा था, 4 प्रतिरोध लिए थे। कितने प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध। और 4 प्रतिरोध लेने के बाद उन्होंने कहा था यदि 3 का मान मालूम हो तो चौथे का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने अगला प्रश्न अपना है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखो। ऐसे लिखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रिज, का सिद्धांत सिद्ध करो। सिद्धांत लिखो एवं सिद्ध करो, सिद्धांत लिखो तथा सिद्ध करो, तथा सिद्ध करो, है ना। ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने व्हीटस्टोन बनाया था। तो देखो यहाँ उन्होंने यूँ कहा था कि सेतु के संतुलन की अवस्था में, इसका पहले सिद्धांत लिख देते, सेतु के किसकी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में
किन्हीं भी दो भुजाओं का प्रतिरोध का किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात उसकी अन्य दो भुजाओं, अन्य दो संलग्न भुजाओं है ना, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। माना चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होगी, जैसे इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, बनाने में भी बहुत रोचक बनाना चाहिए। विषम संख्या में लाइनें गिनो, विषम संख्या में लाइनें मतलब जैसे 7 गिन ली, 9 गिन ली, 11 गिन ली। स्केल की सहायता से पहली लाइन पहले इस पर और लास्ट पर, पहली मतलब फर्स्ट पर और 7 पर डाल लिया, फिर बीच में 3 छोड़ देंगे तो 4 पर 2 बिंदु इधर लगा लिए। फिर देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ये अपना, फिर ये बहुत अच्छा बनेगा, शानदार, गलती नहीं होगी। फिर चित्र अच्छा बन जाता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी विशेषता की बात, ये यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ दिया। इसमें क्या जोड़ दिया बच्चों, सेल, ये कुंजी है ना, ये सेल है, ये कुंजी है, और इसमें यहाँ धारा बह रही। अब यहाँ धारा बह रही, यहाँ पर मैंने एक दाब कुंजी, इसको मोर्स कुंजी बोलते हैं, और ये धारा मापी है। धारा मापी का अभी बताता हूँ मैं, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। इधर से धारा बह रही, उसको कहेंगे अपन I1। अब देखिए यहाँ धारा इधर चली गई, तो इसमें से जो धारा बहेगी उसको बोलेंगे IG। इधर कितनी बची, I1 माइनस IG। इधर कितनी है, इधर कितनी हो जाएगी, I2 प्लस IG, क्योंकि IG इधर से आ रही है ना, और यहाँ वापस आकर कितनी हो जाएगी I, ठीक है। इसको K2 बोल देंगे। यहाँ ऐसे धारा बह, इसका प्रतिरोध P, इसका Q, इसका R, इसका S। माना कितने, 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध कौन कौन से हैं, P, Q,